हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीनॉनिमस। आज हम लोग सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस एंड असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी को और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को कवर करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विजुअल सिम्टम्स और न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन सॉइल एंड न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन प्लांट पे जाएंगे। अभी अपन ये छोटा वीडियो है थोड़ा सा, तो इसमें इतना कंप्लीट करेंगे। सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस एंड असेसमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट साइकिल आता है। न्यूट्रिएंट साइकिल को क्या बोलते हैं? जो कंटिन्यूअस एडिशन और रिमूवल होता है न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में, उसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एंड आउट ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसमें, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होती है और केमिकल इंटरेक्शंस भी होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या आता है? इनफिक्सेशन आता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो बैक्टीरियाज करते हैं, उनको बायोलॉजिकल में गिनते हैं। दो पार्ट ऑफ साइकिल होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इनपुट क्या होता है? जो ऐड कर रहा है न्यूट्रिएंट्स प्लांट को, उसको इनपुट बोलेंगे। और आउटपुट क्या होता है? जो सेंड देम फ्रॉम द सॉइल, मतलब सॉइल से क्रॉप प्रोडक्ट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अगर आउटपुट मतलब न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है, न्यूट्रिएंट यूज हो रहा है, न्यूट्रिएंट निकल रहा है सॉइल से किसी भी फॉर्म में, तो उसको आउटपुट बोलते हैं। इनपुट पे क्या क्या आता है? फर्टिलाइजर्स डलते हैं, मैन्योर जलते हैं, तो क्या प्लांट को मिलता है वो या सॉइल में जाता है, तो उसको इनपुट बोलेंगे। प्लांट रेसिड्यू जो कि इवेंचुअली जाके ह्यूमस बनता है, उसको इनपुट बोलेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डिपोजिशन जो होता है, मतलब एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म में करते हैं, उसको इनपुट बोलेंगे। और बायोलॉजिकल एन फिक्सेशन होता है, उससे इनपुट होता है। और भी बहुत सारे इनपुट्स हैं, यहाँ इतने एग्जाम्पल दिए हैं। आउटपुट भी क्या होता है? जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती है, तो वो सॉइल से कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स निकाल के लेके चली जाती है, उसको आउटपुट बोलते हैं। क्रॉप रेसिड्यू के फॉर्म में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट निकलते हैं। लीचिंग के फॉर्म में, मतलब लीचिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई ऊपर की सतह से कोई न्यूट्रिएंट पानी के साथ नीचे की सतह पे चले गए, जहां से प्लांट उसे नहीं ले सकता, नीचे की प्रोफाइल या हॉरिजन पे चला गया है वो न्यूट्रिएंट, उसको लीचिंग बोलते हैं। गैसियस लॉस क्या होता है? अगर ऊपर सॉइल पे कोई न्यूट्रिएंट है और वो एटमॉस्फेयर से वोलेटाइल, एटमॉस्फेयर पे वोलेटाइल हो गया, मतलब सॉलिड फॉर्म से सीधा ही गैस फॉर्म में चला गया है और लॉस हो गया है, उसको एटमॉस्फेरिक वोलेटाइजेशन बोलते हैं, वो भी आउटपुट पे आता है। और सॉइल इरोजन, जिससे माइनिंग होती है, मतलब सॉइल एक एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाता है, जिससे न्यूट्रिएंट लॉस उस प्लेस पे होता है, तो उसको भी आउटपुट पे गिना जाता है। फिर न्यूट्रिएंट बैलेंस की बात आती है। न्यूट्रिएंट बैलेंस का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट के वॉल्यूम का, जो डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जो बैलेंस इक्विलिब्रियम बनता है, उसको न्यूट्रिएंट बैलेंस बोलते हैं। अब इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस दोनों में ही प्लांट को बहुत मुश्किल जाती है ग्रोथ में। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है? जब आप ज्यादा एडिशन कर रहे हैं, कम निकाल रहे हैं सॉइल से, मतलब ऐड ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, न्यूट्रिएंट ज्यादा, अगर सल्फर की ही ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी सॉइल में, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहां सल्फर टॉक्सिसिटी हो गई। टॉक्सिक भी जरूरी नहीं है प्लांट के लिए। तो इसलिए पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? इंडिकेट द फार्मिंग सिस्टम इज वेरी इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट फार्मिंग सिस्टम होता है। नेगेटिव बैलेंस क्या होता है? जब आप ज्यादा निकाल रहे हैं पर उतना आप डाल नहीं रहे हैं सॉइल में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल माइनिंग होती है, मतलब सॉइल एक तरीके से उसकी फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी सब खराब होने लगती है, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट सिर्फ निकाल रहे हैं, उस सॉइल के अंदर कुछ आप न्यूट्रिएंट डाल नहीं रहे हैं। तो ये नेगेटिव बैलेंस में आता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि फार्मिंग सिस्टम क्या है? अनसस्टेनेबल फार्मिंग, ज्यादा दिन तक वो फार्मिंग सिस्टम नहीं चल पाएगा। और इस सिस्टम में आपको क्रॉप क्रॉप आउटपुट, मतलब कुछ आउटपुट चाहिए अगर क्रॉप का आपको, तो उस केस में आपको सॉइल के अलावा, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है उसके अलावा, आपको बाहर से भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी में आते हैं। सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है? ये इनहेरेंट कैपेसिटी होती है सॉइल की एसेंशियल प्लांट एलिमेंट्स देने की। प्लांट को एसेंशियल जो एलिमेंट्स चाहिए वो सॉइल में देने की अगर कैपेसिटी है, इनहेरेंट कैपेसिटी, उसको सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। ये प्लांट ग्रोथ किस रिलेशन में इंडिकेट करता है? न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन सॉइल, मतलब कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है सॉइल के, इसके रिलेशन में प्लांट ग्रोथ को इंडिकेट करता है। सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कि सॉइल एक पर्टिकुलर प्लांट, मतलब एक स्पेसिफाइड प्लांट या सीक्वेंस ऑफ प्लांट को एक स्पेसिफाइड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट में
कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसको सॉइल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। देखा क्रॉप यील्ड यहाँ पे लिखा है, ये टर्म यहाँ सॉइल प्रोडक्टिविटी में यूज किया जाता है कि कितना वो सॉइल प्रोडक्टिव था राइस निकालने के लिए, कि कितना वो सॉइल प्रोडक्टिव था वीट निकालने के लिए, उसको सॉइल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये अपन डिफरेंस से पढ़ेंगे। ये 307 पेज नंबर SR रेड्डी के बुक में है, इसको आप वहां से देख सकते हैं। सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है? इंडेक्स होता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स, मतलब कितना न्यूट्रिएंट सॉइल में अवेलेबल है जो कि प्लांट को अवेलेबल है, कितना न्यूट्रिएंट सॉइल में है जो कि प्लांट को अवेलेबल है और प्लांट उसको ले पा रहा है, उसको सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है सॉइल प्रोडक्टिविटी? इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप यील्ड, मतलब सॉइल की कितनी एबिलिटी है कि वो कितना ज्यादा क्रॉप यील्ड दे पा रहा है। ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी सॉइल की तो ज्यादा अच्छा क्रॉप यील्ड आएगा, कम प्रोडक्टिविटी होगी तो कम अच्छा क्रॉप यील्ड आएगा, उसको सॉइल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये क्या होता है? वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन का एक फैक्टर है, जैसे कि सन एक फैक्टर होता है, सोलर रेडिएशन, वाटर एक फैक्टर होता है, एयर एक फैक्टर होता है, वैसे ही सॉइल फर्टिलिटी एक फैक्टर होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। पर जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है वो इंटरैक्शन होता है फैक्टर्स का, मतलब कि कितना, मतलब सॉइल मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए सॉइल प्रोडक्टिविटी के लिए, वीड मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए सॉइल प्रोडक्टिविटी, मतलब सब कुछ मिला के सॉइल प्रोडक्टिविटी का एक रिजल्ट, एक यहाँ लिखा है देखो, रिजल्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल मैनेजमेंट, मतलब एक सम अप है सारे सॉइल मैनेजमेंट का और फैक्टर का, सारा सम अप जो आता है वो सॉइल प्रोडक्टिविटी आता है। पर ये सॉइल पोटेंशियल टू प्रोड्यूस क्रॉप, मतलब ये एक अलग से एक क्रॉप प्रोडक्शन फैक्टर होता है, कितना पोटेंशियल है सॉइल में एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने का। ये लैब में असेस हो जाता है और ये फील्ड में असेस होता है और एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के हिसाब से असेस होता है। ये सॉइल पे ही पूरा डिपेंड करता है, मतलब फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब सिर्फ सॉइल पे ही डिपेंड करता है। पर ये सिर्फ सॉइल पे डिपेंड नहीं करता, ये सॉइल फर्टिलिटी, क्लाइमेट, वेदर, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप प्रोडक्शन फैक्टर्स जो होते हैं उन सब पे ये डिपेंड करता है। देन फंक्शन ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ये किसका फंक्शन है? कितने न्यूट्रिएंट अवेलेबल है सॉइल में, ये उसका फंक्शन है। पर ये सॉइल फर्टिलिटी का भी फंक्शन है, ये सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट का भी फंक्शन है, और क्लाइमेट, मतलब सारे क्रॉप प्रोडक्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो इसमें कहीं ना कहीं काम आते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी में। पर सॉइल फर्टिलिटी में सिर्फ सॉइल काम आता है, सिर्फ सॉइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्टिलिटी ऑफ सर्टेन सॉइल्स में बी सेम इन ऑल द क्लाइमेट्स, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ सेवेंथ वाले पॉइंट का, कि आप जैसे एक ब्लैक सॉइल ले लीजिए, ब्लैक सॉइल एक क्लाइमेट में बहुत अच्छा होगा और एक क्लाइमेट में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पर वो ब्लैक सॉइल इनहेरेंटली सॉइल फर्टिलिटी ब्लैक सॉइल की अच्छी है, मतलब वहां पे आप एक पर्टिकुलर क्रॉप उगा सकते हैं। पर वही उसी को आप ब्लैक सॉइल को राजस्थान लेके जाएं या कहीं और लेके जाएं तो शायद आप वो पर्टिकुलर क्रॉप वहां ना उगा पाए। तो क्लाइमेट के हिसाब से सॉइल प्रोडक्टिविटी चेंज होती रहती है, पर जो फर्टिलिटी होती है वो पर्टिकुलर होती है एक सॉइल की, और हर क्लाइमेट में वो फर्टिलिटी सेम होती है। ये ये एक लाइन है, ऑल फर्टाइल सॉइल्स मे नॉट बी प्रोडक्टिव, जैसे कि हमने नीचे लिखा है कि फर्टाइल सॉइल जो होती हैं वो हो जरूरी नहीं है कि उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी वेदर पे डिपेंड करता है, तो वहां एक और फैक्टर आ जाता है। पर फर्टिलिटी सिर्फ सॉइल पे डिपेंड करता है तो वहां कोई फैक्टर नहीं रहता है, तो ऑल फर्टाइल सॉइल्स मे नॉट बी प्रोडक्टिव ड्यू टू वेदर और सैलिनिटी और एल्कनिटी। फिर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स क्या होती है? ये मेथड्स होते हैं न्यूट्रिशनल डिसीज आइडेंटिफाई करने की। यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स दी गई है वो सॉइल कंडीशन, क्या क्या सॉइल कंडीशन से कौन कौन से एलिमेंट की क्या क्या डेफिशिएंसी होती है उसके ऊपर दिया गया है। नाइट्रोजन, जब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कम होता है और लीचिंग हो जाती है, लीचिंग मैंने ऊपर समझाया था, जब लीचिंग हो जाती है नाइट्रोजन की और ऑर्गेनिक मैटर कम होता है तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। फास्फोरस की डेफिशिएंसी एसिडिक सॉइल में होती है, ऑर्गेनिक जब ऑर्गेनिक ज्यादा होता है तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। लीचिंग हो जाती है, लीचिंग इज अ वेरी जेनेरिक कंडीशन ऑफ अ सॉइल जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, और कैलकेरियस सॉइल में होता है और हाई लाइमिंग की वजह से भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। सैंडी और इरोडेड मतलब सेम होता है, जो इरोडेड सॉइल होगा वो सैंडी सॉइल भी होगा। जैसे डेजर्ट्स क्यों बनते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा इरोजन कहीं आगे डिपॉजिट हो गया है, उसकी वजह से डेजर्ट्स बनते हैं। तो सैंडी और इरोड ये कनेक्टेड है, ठीक है। ऑर्गेनिक ज्यादा होगा तो के पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी और लीचिंग ज्यादा होगी
और हाई लाइमिंग होगी तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी। कैल्शियम एसिडिक पे होगा, एल्कली पे होगा और सोडिक, तीनों पे होगा। और मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम के जैसे सेम है, मतलब तीनों सॉइल्स पे कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। जो सल्फर होता है वो लो ऑर्गेनिक मैटर पे होता है। और जब आप हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर यूज करते हैं जहाँ पे सल्फर प्रेजेंट नहीं होता जिन फर्टिलाइजर्स पे, वहां पे भी सल्फर की डेफिशिएंसी होती है। आयरन जो है वो कैलकेरियस सॉइल्स पे होता है। सॉइल विथ हाई जेड एन और सीयू, मतलब फॉस्फोरस, मैग्नीज, कॉपर और जिंक, जिन सॉइल्स में वो ज्यादा होता है वहां पे भी आयरन कम होता है। और जब हाई लाइमिंग होती है तो वहां पे भी आयरन की कमी होती है। जो जिंक है वो हाईली लीच्ड एसिडिक सॉइल्स में कम होता है और कैलकेरियस सॉइल्स पे कम होता है। और जहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस ज्यादा होता है वहां पे भी जिंक कम होता है। जो मैंगनीज है वो कैलकेरियस सिल्ट और क्लेस पे कम होता है। और हाई ऑर्गेनिक मैटर जब होता है तब मैंगनीज की कमी होती है। जो सैंडी सॉइल्स होते हैं एसिडिकली लीच्ड सॉइल होते हैं। और एल्कलाइन फ्री फ्रॉम लाइम सॉइल्स होते हैं, वहां पे बोरॉन की कमी होती है। और मोलिब्डेनम की कमी हाईली पोर्टोलाइज्ड सॉइल्स और वेल ड्रेन कैलकेरियस सॉइल्स होते हैं, वहां पे मोलिब्डेनम की कमी होती है। अब अपन इसको एक समअप करके भी लिख सकते हैं कि कैलकेरियस सॉइल पे किसकी किसकी कमी थी, फास्फोरस की कमी थी, आयरन की कमी थी, जिंक की कमी थी, किसकी किसकी कमी थी यहाँ मैं लिख देती हूँ। एक फास्फोरस की कमी थी, जिंक की कमी थी, आयरन की कमी थी, मैग्नीज की कमी थी और मोलिब्डेनम की कमी थी। ये कैलकेरियस पे इन सब की कमी थी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा है जब लो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है, लो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर मैटर पे एन नाइट्रोजन की कमी है और एक सल्फर की कमी है। और सेम हाई हाई जब ऑर्गेनिक मैटर होता है तो मैंगनीज की कमी होती है। ठीक है। सैंडी सॉइल्स पे किसी किसी कमी थी, एक के की कमी थी और एक बोरॉन की कमी थी, पोटेशियम और बोरॉन की कमी थी। एसिडिकली लीच्ड सॉइल जो है वहां किनकी कमी थी, एक बोरॉन की कमी थी, एक बोरॉन की कमी थी और एक जिंक की कमी थी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं मेजर मेजर चीजें, नहीं तो नॉर्मली आप पूरा भी याद कर सकते हैं, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और मेरे साथ साथ आगे पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा विजुअल सिम्टम्स, डेफिशिएंसी से सिम्टम्स जिनको कहते हैं वो होंगे। और न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन प्लांट और न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन सॉइल हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।